नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी का 17वां चैप्टर सीरीज़ के फूल, जो कि एक ललित निबंध है। इसमें निबंधकार ने सीरीज़ के फूल के सौंदर्य, महत्व और स्वरूप का वर्णन करते हुए विभिन्न सामाजिक विषयों पर रोचक टिप्पणी की है। तो निबंध का सार कुछ इस प्रकार से है। पहले हम पाठ की प्रस्तावना ले लेते हैं। बताओ बच्चों, साहित्य के कितने भेद होते हैं? तो आशा है कि आप लोग जवाब दोगे। दो, गद्य और कविता। गद्य की कौन कौन सी विधाएं होती हैं? गद्य की विधाएं होती हैं कहानी, उपन्यास, निबंध। 5 प्रमुख गद्यकारों के नाम बताओ जिन्होंने निबंध लिखे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, बालमुकुंद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त, ये जो हैं ये हिंदी के प्रमुख गद्यकार हैं। निबंध किसे कहते हैं? अपने विचारों को बांधना निबंध कहलाता है। तो आज हम निबंध विधा का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सीरीज़ के फूल। और चित्र में आपको ये एक वृक्ष दिखाई दे रहा है, ये वृक्ष है ना। तो इस तरह के वृक्ष आपने देखे होंगे। सीरीज़ का वृक्ष है ये। सीरीज़ का वृक्ष लेखक ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सीरीज़ के फूल का वर्णन करते हुए और इस निबंध को लिखा है। इनका जन्म 1907 में आरत सूबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, निबंध है। बाण भट्ट की आत्मकथा और अनाम दास का पोथा जो है वो इनका उपन्यास संग्रह है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का चित्र आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये पाठ में जब आप पढ़ेंगे तो कुछ कठिन शब्द आएंगे। मुझे लगा जो कठिन शब्द आप लोगों को लग सकते हैं उनका वर्णन मैंने यहाँ पर करने का प्रयास किया है। कठिन शब्दों के अर्थ: अवधूत का मतलब होता है सन्यासी, खंखड़ का मतलब होता है ठूंठ, बकुल मतलब मौलश्री का एक पेड़ होता है, भगवान शिव को ये बहुत पसंद है, कृषिवल मतलब किसान। ये कुछ शब्द हैं जिनका मैंने अर्थ लिया था। ये शिरीष का फूल यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। नेट से मैंने लिया है, वास्तव में देखने पर कुछ अलग होता है। जहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री यानी धरती निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लड़ गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार और आरगबद की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ, वे भी बहुत आसपास हैं, लेकिन शिरीष के साथ आरगबद की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, बसंत ऋतु के पलाश की भांति। कबीर दास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंकड़ के खंकड़। 10 दिन फूला फूल के खंकड़ भया पलाश, ऐसे दुमदारों से तो लंदूरे भले। फूल है शिरीष, बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है और आषाढ़ तक जो भी निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरीष कालजाई अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है।
यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूँ। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिलोल पैदा जरूर करते हैं। ये तो पाठ का सार था। आप लोग निबंध पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट निबंध है। परीक्षा में इससे एक गद्यांश हमेशा आता है, तो मैंने एक गद्यांश उदाहरण के रूप में लिया है कि कैसे आपको परीक्षा में आए हुए गद्यांश को हल करना है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता है, जब उमस से प्राण उबलता है और लू से हृदय सूखता रहता है। एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूँ। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिलोल जरूर पैदा करते हैं। प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, अवधूत किसे कहते हैं? शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है? तो अवधूत वह है जो सांसारिक मोह माया से ऊपर होता है, वह सन्यासी होता है। लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत कहा है क्योंकि वह कठिन परिस्थितियों में भी फलता फूलता रहता है। भयंकर गर्मी, लू, उमस आदि में भी शिरीष का पेड़ फूलों से लदा हुआ मिलता है। नितांत ठूंठ से यहाँ क्या तात्पर्य है? लेखक स्वयं को नितांत ठूंठ क्यों मानता है? नितांत ठूंठ का अर्थ होता है रसहीन होना। लेखक स्वयं को प्रकृति प्रेमी व भावुक मानता है, उसका मन भी शिरीष के फूलों को देखकर तरंगित होता है। शिरीष जीवन की अजेयता का मंत्र कैसे प्रचारित करता रहता है? शिरीष के पेड़ पर फूल भयंकर गर्मी में आते हैं तथा लंबे समय तक रहते हैं। उमस में मानव बेचैन हो जाता है तथा लू से शुष्कता आती है। ऐसे समय में भी शिरीष के पेड़ पर फूल रहते हैं। इस प्रकार वह अवधूत की तरह जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचारित करता रहता है। इस आशय स्पष्ट कीजिए। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फलता फूलता रहता है। इसका अर्थ यह है कि शिरीष के पेड़ वसंत ऋतु में फूलों से लद जाते हैं तथा आषाढ़ तक मस्त रहते हैं। आगे मौसम की स्थिति में बड़ा फेरबदल ना हो तो भादों की उमस व गर्मी में भी ये फूलों से लदे रहते हैं। प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है, अथवा शिरीष की तुलना किससे और क्यों की गई है? कालजयी सन्यासी का अर्थ हर युग में स्थिर और अवस्थित रहना है। वह किसी भी युग में विचलित या विगलित नहीं होता। शिरीष भी कालजयी अवधूत है। वसंत के आगमन के साथ ही लहक जाता है और आषाढ़ तक निश्चित रूप से खिला रहता है। जब उमस हो, तेज लू चल रही हो, तब भी शिरीष खिला रहता है। उस पर उमस या लू का प्रभाव पड़ता नहीं है दिखता। वह अजेयता के मंत्र का प्रचार करता रहता है, इसलिए उसे कालजयी अवधूत की संज्ञा दी गई है। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। मनुष्य को हृदय की कोमलता बचाने के लिए बाहरी तौर पर कठोर बनना पड़ता है, तभी तो वह विपरीत दिशाओं का सामना कर पाता है। शिरीष भी भीषण गर्मी की लू को सहन करने के लिए बाहर से कठोर स्वभाव अपनाता है, तभी वह भयंकर गर्मी, लू आदि को सहन कर पाता है। संत कबीरदास, कालिदास जी ने समाज को उच्च कोटि का साहित्य दिया, परंतु बाहरी तौर पर वे सदैव कठोर बने रहे।
द्विवेदी जी ने सीरीज के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है। स्पष्ट करें। तो अथवा द्विवेदी जी ने सीरीज के फूल पाठ में सीरीज के माध्यम से कोलाहल और संघर्ष से भरे जीवन में अविचल रहकर जिंदा रहने की सीख दी है। इस कथन को शोधारण पुष्ट कीजिए। लेखक ने कहा है कि सीरीज वास्तव में अद्भुत अवधूत है। वह किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता। दुख हो या सुख हो, उसने कभी हार नहीं मानी, अर्थात दोनों ही स्थितियों में वह निर्लिप्त रहा। मौसम आया तो खिल गया, वरना नहीं। लेकिन खिलने न खिलने की स्थिति में सीरीज कभी नहीं डरा। प्रकृति के नियम से वह भली भांति परिचित था, इसलिए चाहे कोलाहल हो या संघर्ष, वह जीने की इच्छा मन में पाले रहता है। हाय वह अवधूत आज कहाँ, ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। कैसे? हाय वह अवधूत आज कहाँ है, ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। आज मनुष्य के आत्मबल का अभाव हो गया है। अवधूत सांसारिक मोह माया से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति होता है। शिरीष भी कष्टों के बीच फूलता फलता रहता है। उसका आत्मबल उसे जीने की प्रेरणा देता है। आजकल मनुष्य आत्मबल से हीन होता जा रहा है। वह मानव मूल्यों को त्याग कर हिंसा, असत्य आदि आसुरी प्रवृत्तियों को अपना रहा है। आज चारों तरफ तनाव का माहौल बन गया है, परंतु गांधी जैसा अवधूत लापता है। अब ताकत का प्रदर्शन ही प्रमुख हो गया है। लेखक के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है। ऐसा विचार प्रस्तुत करके लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है। विस्तार पूर्वक समझाइए। कवि या साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी जैसी स्थित प्रज्ञता होनी चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर वह निष्पक्ष और सार्थक काव्य की रचना कर सकता है। वह निष्पक्ष भाव से किसी जाति, लिंग, धर्म या विचारधारा विशेष को प्रश्रय ना दे। जो कुछ समाज के लिए उपयोगी हो सकता है उसी का चित्रण करे। साथ ही उसमें विदग्ध प्रेमी का सा हृदय भी होना जरूरी है, क्योंकि केवल स्थित प्रज्ञ होकर कालजयी साहित्य नहीं रचा जा सकता। यदि मन में वियोग की विदग्ध हृदय की भावना होती है तो कोमल भाव अपने आप साहित्य में निरूपित होते जाएंगे। इसलिए दोनों स्थितियों का होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वह दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। लेखक का मानना है कि काल की मार से बचते हुए दीर्घजीवी हो सकता है, वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। समय परिवर्तनशील है। हर युग में नई नई व्यवस्थाएं जन्म लेती हैं। नएपन के कारण पुराना अप्रासंगिक हो जाता है और धीरे धीरे मुख्य परिदृश्य से हट जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदल ले। जो मनुष्य सुख दुख, आशा निराशा से अनासक्त होकर जीवन यापन करता है, वह विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है, वही दीर्घजीवी होता है। ऐसे व्यक्ति ही प्रगति कर सकते हैं। लेखक ने ऐसा माना है। आशय स्पष्ट कीजिए। दूरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं दूर देर तक बने रहें तो काल देवता की आँख बचा पाएंगे। भले हैं बेहिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुँह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो। जमे की सरे, जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है? मैं कहता हूँ कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। फल हो या पेड़ अपने आप में समाप्त नहीं होते,
वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है, इशारा है। ये 3 आपको छोटे छोटे पैराग्राफ दिए थे, इनके अर्थ बताना है। तो ये इनके अर्थ हैं। लेखक कहता है, पहले पैराग्राफ का अर्थ है कि काल रूपी अग्नि और प्राण रूपी धारा का संघर्ष सदा चलता रहा है। मूर्ख व्यक्ति तो यह समझते हैं कि जहाँ टिके हैं वहीं टिके रहें तो मृत्यु से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। यदि स्थान परिवर्तन करते रहे अर्थात जीने के ढंग को बदलते रहे तो जीवन जीना आसान हो जाता है। जीवन को एक ही ढर्रे पर चलाओगे तो समझो अपना जीवन नीरस हो गया। नीरस जीवन का अर्थ है मर जाना, अतः गतिशीलता जरूरी है। लेखक का मानना है कि कवि बनने के लिए फक्कड़ बनना जरूरी है। जिस कवि में निरपेक्ष और अनासक्त भाव नहीं होते वह श्रेष्ठ कवि नहीं बन सकता, और जो कवि पहले से लिखी चली आ रही परंपरा को ही काव्य में अपनाता है वह भी कवि नहीं है। कबीर फक्कड़ थे इसलिए कालजयी बन गए, अतः कवि बनना है तो फक्कड़पन को ग्रहण करो। लेखक के कहने का आशय यह है कि अंतिम परिणाम का अर्थ समाप्त होना नहीं है। जो यह समझता है वह निरा बुद्धू है। फल हो या पेड़, वह यही बताते हैं कि संघर्ष की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। इसी प्रक्रिया से गुजरकर सफलता रूपी परिणाम मिलते हैं। ये जो चैप्टर है बच्चों, शिरीष के फूल, ये विपरीत परिस्थितियों में फूलने वाला वृक्ष है, जो गर्मी के भयंकर मई जून से भरे तपते हुए मौसम में फूलता है। अर्थात विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को खुश रखने का सबसे सटीक उदाहरण है शिरीष का वृक्ष। गृहकार्य करके आप लोग आएंगे जब कक्षा में जाएंगे तो आजकल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय फूलों की बहुत मांग है। बहुत से किसान साग सब्जी व अन्न उत्पादन छोड़ फूलों की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसी मुद्दे को विषय बनाते हुए कल कक्षा में समूह चर्चा करवाई जाएगी, इसके लिए तैयारी करें। आशा है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बहुत सारांश में मैंने बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।